हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं मीनाक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, जहाँ मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से संबंधित जितने भी फैक्ट पूछे जाते हैं उनका चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रही हूँ। तो देखिए, ये लेक्चर आपका वन लाइनर और फैक्ट रिलेटेड है, जो आपकी आगामी यूपी की जितनी भी परीक्षाएँ हैं उनमें रिविज़न के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज का ये तीसरा लेक्चर होगा, जहाँ मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र, यहाँ की जलवायु और यहाँ की मिट्टियों को डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लास्ट के लेक्चर में हमने यहाँ पर ये पूरा मैप देखा था उत्तर प्रदेश का, और इसके सारे देखिए जो मंडल और उससे संबंधित जिले थे वो हमने देखे, वो कवर कर लिए थे। अब चलिए ये हम आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो था, उत्तराखंड के गठन से पूर्व जो था, तो देखिए उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य की जो थे वो 3 भूभाग थे। पहला था पर्वतीय क्षेत्र, फिर मैदानी क्षेत्र और यहाँ पर दक्षिण का पठारी क्षेत्र। और उत्तराखंड के गठन के बाद यहाँ का पर्वतीय क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, और अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाबर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। तो देखते हैं आगे। तो अब देखिए, तो यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश को देखिए वर्तमान में 3 मुख्य प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो पहला है हमारा यहाँ पर ये भाबर एवं तराई का प्रदेश, दूसरा है हमारा यहाँ पर गंगा यमुना का मैदान, और तीसरा है यहाँ पर हमारा दक्षिण का पठारी प्रदेश। इसके बाद देख लेते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर भाबर प्रदेश देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो देखिए भाबर प्रदेश जहाँ पर कंकड़ और पत्थरों से निर्मित पर्वतीय भूभाग प्रदेश शामिल होते हैं, उन्हें हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर देखिए अधिकांश नदियाँ जो है वो हमारी लुप्त हो जाती हैं, अधिकांश नदियाँ यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं, और पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर यहाँ पर जो है वो चौड़ाई में कमी देखी जाती है। तो देखिए, जब भी जो नदियाँ जो हैं वो पर्वतों से निकलती हैं, तो देखिए यहाँ पर जो है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है हमारा। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी जो है बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और धीरे धीरे यहाँ पर जो है ये बालू और महीन पदार्थ जो है वो यहाँ पर इकट्ठे होते जाते हैं नदियों के बहाव के साथ। तो देखिए, यहाँ पर जो है वो पश्चिम से पूर्व चूक के बढ़ने पर, इसके भाबर क्षेत्र के बढ़ने पर यहाँ पर जो है वो चौड़ाई में इसकी कमी आती जाती है। तो अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड जितने भी, तो देखिए इसमें यहाँ का विस्तार देख लेते हैं। तो विस्तार देखिए भाबर प्रदेश का वो है बिजनौर, फिर है सहारनपुर, इसके बाद है पीलीभीत, और फिर है शाहजहाँपुर, और देन लखीमपुर खीरी आदि जिलों में ये यहाँ पर भाबर क्षेत्र मिलता है। आगे देख लेते हैं हम तराई क्षेत्र। तो देखिए, तराई क्षेत्र जो है ये महीन अवसादों से निर्मित भाबर के दक्षिण में दलदली और गाद मिट्टी वाला क्षेत्र होता है। इसके अलावा इसका जो विस्तार जो है वो देखिए सहारनपुर में है, फिर बिजनौर, बरेली से लेकर महाराजगंज, देवरिया आदि जिलों से रिलेटेड है यहाँ पर। और इसकी विशेषताएं जो हैं, तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं दे रखी हैं कि इसमें गन्ना, गेहूँ, जूट आदि फसलों की अधिक पैदावार होती है यहाँ पर। और यहाँ देखिए घने जंगल पाए जाते हैं, और लंबे हाथी घासों से ढका यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र मिलता है हमें, जिसमें भूमि सुधार कार्यों के कारण यहाँ पर चौड़ाई में कमी आई हुई है, जिससे उपजाऊ भूमि जो है वो किसानों को प्राप्त हुई है। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश देख लेते हैं। तो देखिए, गंगा यमुना का ऊपरी मैदान जो है यहाँ का विस्तार देखिए लगभग 500 किलोमीटर लंबी व 80 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी के रूप में यहाँ पर ये विभाजित है गंगा यमुना का मैदान। इसके बाद गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश का विस्तार देखते हैं। तो ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, बिजनौर में है, मेरठ में है, देन मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा एंड बदायूं। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर गंगा का पूर्वी मैदान। एक सेकेंड। तो देखते हैं यहाँ का गंगा का पूर्वी मैदान, जिसका विस्तार जो है हमें
वाराणसी में देखने को मिलता है, जौनपुर में मिलता है देखने को। इसके बाद गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र आदि जिलों में हमें यहाँ पर ये पूर्वी मैदान देखने को मिलता है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं उत्तर प्रदेश का जितना भी दक्षिण का पठारी प्रदेश है उससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल जो है ये हमें 45,200 वर्ग किलोमीटर दे रखा है यहाँ पर इसका क्षेत्रफल। और इसकी सीमाएं जो है, पूर्व में इसकी सीमा जो है वो केन नदी बनाती है, पश्चिम में जो है वो बेतवा और पाहुज नदियाँ बनाती हैं इसकी सीमा, और उत्तर में गंगा तथा यमुना, और दक्षिण में जो है विंध्य पर्वत की जितनी भी श्रेणियाँ हैं वो इसकी सीमा बनाती हैं। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये दक्षिण का ये पठार हो जाएगा। यहाँ पर दक्षिण के विंध्य क्षेत्र के पर्वत हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगी ये केन नदी, और यहाँ हो जाएगा ये बेतवा और पाहुज नदियाँ, और उत्तर में देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमें गंगा और यमुना का मैदान। और इसमें सम्मिलित क्षेत्र हैं हमारे, ये देखिए बुंदेलखंड और बुंदेलखंड के भूभाग यहाँ पर शामिल होते हैं, जिसकी सामान्य ऊंचाई जो है वो यहाँ पर 300 मीटर के लगभग है, लेकिन कुछ स्थानों पर यहाँ पर ऊंचाई जो है 450 मीटर से अधिक, तथा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनकर की पहाड़ियाँ जो हैं वो लगभग 600 मीटर तक ऊंची देखी जाती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जलवायु देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है वो प्रदेशों की पहचान कीजिए, तो यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में आता है। इसके बाद यहाँ की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है, और तराई क्षेत्रों में यह नमी लिए रहती है, और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल यहाँ पर नमी नहीं रहती है। और वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में जो है 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है। इसलिए ये क्वेश्चन में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेनली देखिए उत्तर प्रदेश की जो जलवायु को हम देखिए यहाँ पर 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, जिसको हम तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम बांटते हैं। दूसरा है हमारा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, जिसमें हमारे मैदानी क्षेत्र आ जाएंगे, जहाँ पर वर्षा जो है 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और तराई में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 120 से लेकर 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमें क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए कोपेन के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात CWG मिलता है। ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है। और थॉर्नवेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपाद्र जलवायु का विस्तार मिलता है। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा गया है। चलते हैं आगे की तरफ। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर शीत ऋतु की तरफ। तो इसकी अवधि जो है वो अक्टूबर से फरवरी तक है, जहाँ पर हमें सर्वाधिक ठंडा महीना जो है जनवरी देखने को मिलता है। इसके बाद वर्षा का देखते हैं यहाँ पर। तो उत्तर पश्चिम से आने वाली चक्रवातों के कारण यहाँ पर वर्षा होती है, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा जो है 7 से 10 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। फिर देखते हैं तापमान। यहाँ पर देखिए मैदानी क्षेत्रों का औसत तापमान जो होता है 27.2 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जितने भी दक्षिणी पठारी भाग में अधिकतम तापमान जो होता है वो 28.3 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि न्यूनतम जो है 13.3 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी तथा पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान यहाँ पर दे रखा है हमारा 10 सेंटीग्रेड। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं ग्रीष्म ऋतु से रिलेटेड कुछ तथ्य देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मार्च से जून तक इसकी अवधि है,
और अधिकतम गर्मी जो है वो झांसी और आगरा जिलों में पड़ती है, जबकि सबसे गर्मी वाला जिला जो है वो बरेली है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर से चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवाएं, जिन्हें हम लू कहते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान जो है रिकॉर्ड 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, जो कि कर्क रेखा के काफ़ी निकटता की वजह से होता है। इसके अलावा देखते हैं अधिकतम औसत तापमान जो है वो 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि न्यूनतम देखते हैं तो वो 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, और सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान जो है वो यहाँ पर मई और जून में पाया जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ से कुछ वर्षा से रिलेटेड कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अवधि जो है वो जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक यहाँ पर वर्षा की अवधि देखी जाती है, और सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो जुलाई और अगस्त माह में हो जाती है। तो जुलाई और अगस्त माह में यहाँ पर लगभग 60% तक वर्षा हो जाती है। इसके बाद औसत अधिकतम तापमान जो होता है यहाँ पर वर्षा ऋतु में, तो वो होता है 32 से 34 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम तापमान देखा गया है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से शाखा से प्राप्त होती है। इस पे आप विशेष रूप से फोकस कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट में आपसे ये दे रखा जाएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा जो अरब सागर की जो शाखा है वहाँ से अधिकतम वर्षा होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। इसके बाद देखते हैं वर्षा की मात्रा, जो कि 60% जुलाई एवं अगस्त में माह में हो जाती है। इसके बाद देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून होता है उसे हम जो बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, तो इसे हम पूर्वा कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ को देख लेते हैं। तो देखिए मृदा या मिट्टी जो होती है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, जो चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। और किसी भी क्षेत्र की मृदाएं जो है वो पैतृक पदार्थ जो कि चट्टान है, और जलवायु दशाएं जो कि वर्षा, तापमान है, और ढाल की तीव्रता वनस्पति और समय पर निर्भर करती है। ये भी आप फोकस कीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी जो है वो किस पर डिपेंड करती है। ये एक बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो यहाँ पर समय, वनस्पति, ढाल की तीव्रता, ये सारे फैक्टर हैं। इसके बाद देखिए प्रोफेसर वाडिया ये आपसे क्लासिफिकेशन का भी स्टेटमेंट में आ जाता है कि प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन और मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषणों के आधार पर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का विभाजन कीजिए। तो इन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का विभाजन देखिए 2 तरह से किया है। पहला हो जाएगा ये गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ या दक्षिण पठार की प्राचीनतम रविदार और विंध्यनशैल की मिट्टियाँ। और यहाँ पर गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियों को भी इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि है बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, और दूसरा है खादर या नवीन जलोढ़ मृदा। इसके बाद आगे देखते हैं हम, यहाँ पर हम सबसे पहले बांगर मिट्टी देखते हैं। तो देखिए इसका अन्य नाम जो है दोमट है, मटियार है, बलुई दोमट है, पुरानी जलोढ़ है, और उपरहार मिट्टी भी कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि उपरहार मिट्टी जो है किसे कहते हैं। तो ये है हमारा बांगर मिट्टी। इसके बाद तो देखिए उपरहार मिट्टी जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को दिया गया नाम है। इसके अलावा देखते हैं कि यहाँ पर फॉस्फोरस एवं चूना की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश, जीवांश आदि पदार्थों की यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे आप याद रखिएगा, ये पूछ लेता है एग्जाम में। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं हम खादर मिट्टी से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं इसकी विशेषता। तो ये देखिए ये हल्के रंग वाली छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली मिट्टी होती है, और
उर्वरता की बात करें तो ये बांगर की अपेक्षा अधिक मात्रा में उर्वरता की शक्ति होती है इसके अंदर। फिर देखते हैं खादर मिट्टी का विस्तार, जो कि नदियों की बाढ़ वाले मैदानों में ज़्यादा होता है इसका विस्तार। और इसका अन्य नाम देखिए, यहाँ पर इसे नवीन जलोढ़ भी कहते हैं, कछारी कहते हैं, सिल्ट कहते हैं, बलुआ मटियार कहते हैं और दोमट मृदा भी ये कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद या इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि किस खनिज उपलब्धता की इसमें बहुत ज़्यादा उपलब्धता होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर चूना है, पोटाश है, मैग्नीशियम तथा जीवांशों की अधिकता होती है यहाँ पर, जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं ह्यूमस पदार्थों की यहाँ पर कमी देखी गई है। चलते हैं आगे की तरफ। अब हम यहाँ पर देखा गया है यहाँ पर अब हम देखते हैं भाबर पर्वतपादीय क्षेत्र। तो देखिए, भाबर क्षेत्र को हम मोटी रेत, कंकड़ और पत्थर से निर्मित अत्यंत छिछली मिट्टी है, जहाँ पर नदियाँ जो है वो लुप्त हो जाती हैं। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में देखिए जलोढ़ और कॉप मिट्टी का विस्तार है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में जो है हम सिक्टा, करियाल एवं धनका बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पेपर में आ चुके हैं काफ़ी एग्जाम में, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के क्षेत्र देखते हैं और इसके कारण देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर उत्तरी क्षेत्र में जो है वो अपरदन का प्रकार जो है वो परत अपरदन है, तो ये यहाँ पर विशेष रूप से प्रभावी है। इसके बाद देखिए, पूर्वी क्षेत्र में भी हमारा यहाँ पर ये परत अपरदन है, जिसका मेन कारण जो है वो जलीय अपरदन के कारण होता है। इसके बाद देखिए, दक्षिणी क्षेत्र में हमारा ये रिल अपरदन है, जिसका मेन कारण जो है वो जलीय अपरदन है। और यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र देख लेते हैं, जो कि अवनालिका अपरदन से विशेष रूप से प्रभावित है, और ये वायु अपरदन की वजह से होता है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों के प्रकार दे रखे हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। ये हमारे 9 प्रकार की मिट्टियाँ दे रखी हैं उत्तर प्रदेश की। तो ये पर्वतीय मृदाएं हैं, फिर है लाल बलुई मृदाएं, देन तराई मृदाएं, उसके बाद लवण प्रभावित मृदाएं, फिर यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी, और उसके बाद मिश्रित लाल और काली मिट्टी, इसके बाद मध्यम काली मिट्टी, और उसके बाद कैल्शियम युक्त मिट्टी, देन जलोढ़ मिट्टी। अब देख लेते हैं हम लाल मिट्टी से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, ये लाल मिट्टी का क्षेत्र हम देख लेते हैं। ये देखिए, दक्षिण क्षेत्र में अधिकतर देखने को मिलती है हमारी ये लाल मिट्टी। इसमें आ जाता है हमारा मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जिला आ जाता है, और इसका निर्माण जो है वो बालू में लाल शैलों के अपक्षय के द्वारा होता है। और उगाई जाने वाली यहाँ की जो मेन फसल है वो है गेहूँ, चना एवं दलहन आदि। इसके बाद देख लेते हैं इसका विस्तार जो है, तो इसका विस्तार जो है वो बेतवा नदी और धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में अधिक हुआ है। और यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवांश, फॉस्फोरस एवं चूना खनिजों की इसमें कमी पाई जाती है। तो ये आपसे फैक्ट एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, बुंदेलखंड की मिट्टी देख के कुछ फैक्ट दे रखे हैं हमें, तो इसको हम, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, ये आपसे पूछ लेगा कि इसको क्या कहते हैं हम। तो ये देखिए, परवा है, जिसे हम पड़वा भी कहते हैं, माड़ है या मार, या फिर राकड़, या फिर एक आ जाएगी हमारी ये भोट मृदा। इसे आप याद रखिएगा, पड़वा मृदा, माड़ मृदा, राकड़ मृदा और भोट मृदा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इसका विस्तार क्षेत्र, जो कि जालौन में हमें मिलता है, झांसी में, ललितपुर में मिलता है, और इसके बाद हमीरपुर में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये देखिए, बुंदेलखंडीय मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार की मिट्टी है। इसके बाद हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो देखिए, ये सारे फैक्ट जो है हमारे एग्ज़ाम में आ चुके हैं लास्ट के। तो पहला है हमारा, वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित जिला जो है कौन सा है। तो अभी हमने बात करी थी कि वायु अपरदन जो है वो मेनली
पश्चिमी पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ है, तो मथुरा एवं आगरा है यहाँ पर, जो कि पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद देखिए, जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो ये आ जाएगा हमारा हिमालय का तराई प्रदेश। इसके बाद उत्तर प्रदेश में टर्शरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो ये है हमारा शिवालिक का पहाड़ी क्षेत्र। फिर है हमारा जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, तो ये देखो, इसे हम बोलते हैं ठूहू मृदा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में की काली मिट्टी को जाना जाता है, तो इसे हम रेगुर, करेल या कपासी मृदा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ चुका है। तो देखिए, इस लेक्चर में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। इसको आप 2-3 बार आप देखिए, तो आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।